हाँ, तो जगह जगह पर तय कौन कर रहा है? मार्केट, मानव, जीडीपी, बहुत सारे फैक्टर हैं, बट सारे के सारे मानवीकृत हैं कि हम मानव ही तय कर रहे हैं। उसका सिस्टम हम नहीं बनाया है कि भाई कितने रुपए में मिलेगा आज, और है ना 20 साल पहले कितना था, 20 साल क्या होगा। ये जो प्राइस है इसको तय करने का बहुत सारे तरीके हैं, है ना मीना दीदी? ये तो मानव ही तय करता है कि भाई, और मूल्य कौन तय करता है? प्रकृति। तो मूल्य और कीमत में दो बड़े फर्क हमने पाए। एक तो ये कि कीमत मानव तय करता है, और दूसरा कीमत बदलती रहती है, जगह के हिसाब से भी बदलती रहती है और समय के हिसाब से भी। जैसे कीमत रायपुर में कुछ और हो सकती है, गांव में कुछ और हो सकती है, बंबई में कुछ ज़्यादा ही हो सकती है, और हो सकता है लंदन अमेरिका में वो रुपए के हिसाब से 400 हो जाए, डॉलर में बेशक हो सकता है वो, है ना, आज कितने भी हो। तो ये बदलती रहती है। लेकिन मूल्य 20 साल बाद, लेकिन इंडिया में 1 किलो गेहूं का मूल्य, अमेरिका में, सब जगह। तो मूल्य शाश्वत भी होता है और सार्वभौम भी होता है। जगह बदल देने से मूल्य नहीं बदल जाएगा। तो जहां पे भी गेहूं रहेगा वहां पे उसका मूल्य, उपयोगिता, पोषण है, उसका महत्व क्या है? पोषण है, न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी। वैल्यू न्यूट्रिशन है, प्राइस इतना है। तो मूल्य और कीमत में फर्क नजर आ गया? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते, तुलन की क्रिया होती है ना, तो तुलन करते हैं। 1 किलो गेहूं हो गया। अब हम यहां पे थोड़ा 1 लीटर दूध भी ले लेते हैं, है ना, मिल्क अगर ले लेते हैं तो लगभग ये भी एक समय 4 लोगों का, 4 बच्चों का पोषण हो जाएगा। 4 बच्चों को लिख सकते हैं। उसमें भी कीमत कितनी है आज? 60, है ना, 60 रुपए। ठीक बात हो गई। अब यहां पे 1 लीटर वाइन लिखते हैं, क्या? शराब। क्या कीमत है? हाँ सही बात है। कौन सी? ब्लू लेवल। ठीक है, मंजू दीदी की पसंद का ले लेते हैं, अब क्या करें। है ना? है जी दीदी? उससे नीचे नहीं। तो देखिए इसकी कीमत जो है, अगर दीदी कितनी होगी, अगर आपको आइडिया मुझे? 3000, 1 लीटर 3000। और अगर शैंपेन है, फ्रेंच है, बहुत पुरानी, तो लाखों में भी हो सकता है। तो 3000 से लेकर लाख रुपए तक चली जाएगी। 3000 से लेकर 1 लाख, है ना? अब अगर हम दोनों में देखेंगे, शराब में और दूध में मूल्य किसका ज्यादा है और कीमत किसकी ज्यादा है? आदमी किसके पीछे भागता है? दूध के पीछे कि शराब के पीछे? आदमी समझदार कि बेवकूफ? आप ही कह रहे थे। ज्यादा पैकेज हमने आवश्यकताओं को, महत्वाकांक्षा, अब यहां लिखा था ना, अब जेवर पे आ जाते हैं, तो वोडका वाला हो गया। आपने जेवर का पूछा था। अब और वैल्यू तो क्वेश्चनेबल है ना? अब 1 किलो सोना लिख लेते हैं, है ना? 1 किलो लिखें कि 1 तो ज्यादा हो जाएगा भाई। 1 किलो गेहूं ले रहे हैं तो कम से कम गेहूं और सोने में अगर कंपेयर, 1 राजेश भाई, अब होगा तो होगा, लेकिन जब गेहूं 1 किलो लिख रहा है, दूध 1 लीटर 1 किलो लिख रहे हैं, लगभग 1 किलो की बात, तो सब 1 यूनिट तो 1 रखे ना। लिखने में क्या हमको करिए। 1 किलो गोल्ड। अब जेवर की बात है ना, हमने कहा था कि हम इसकी बात करेंगे, है ना? क्या कीमत है?
भैया को शराब का पता है, सोना भाभी गोल्ड का नहीं पता है भाई, वो डिपार्टमेंट का है ही नहीं। शराब का बता दिया, जो डिपार्टमेंट है वो बता दिया एकदम 3,000। नहीं नहीं, हाँ जी, कितने लाख सोचें? लाख के करीब, 75 लाख। 1 तोला 75 यानी 10 ग्राम। दीदी जेवर है ना, भाग्यश्री दीदी, जेवर 75 लाख लिखा ना, 1 किलो का। अच्छा चलो कैलकुलेट कर लेते। दस ग्राम का होता है, ठीक है। 100 ग्राम में 1 जीरो बढ़ गया तो 7.5 लाख हो गया। 1000 ग्राम हो गया तो 1 जीरो और बढ़ गया तो 75 लाख हो गया। पचहत्तर हजार है ना, कुछ गड़बड़ किया हुआ है मैंने? आप बताइए। 71 लाख, हाँ, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 75 लाख हो गए। लाख सबका गणित भी टेस्ट हो रहा है। विजय भाई ठीक है, गणित के टीचर कौन है हमारे यहाँ? तो टीचर 100 ग्राम में भी नहीं, 1000 ये 3000 है दीदी, कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, 4 जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरो, थोड़ी छोटी छोटी है बीच में पर है 4, है ना। तो मैंने सीधा लाख कर दिया क्योंकि वो एक एक बढ़ाते जा रहे हैं भाई। ठीक है ना गणित कुमार भाई? हाँ जी ठीक। भाग्यश्री दीदी, 1 किलो गेहूं और 1 किलो सोने में कीमत किसकी ज्यादा है? कीमत और वैल्यू गेहूं की, मूल्य की। आदमी सोने के पीछे भागता है कि गेहूं के? समझदार की बेवकूफ? तो आप समझ ये हो गया, बस इसके लिए इतना ही काफी है। वोट का तो जो हमने चीजों को वहां लिखा था कि है ना, अब थोड़ा और चीजें लिख लेते हैं, कुछ और चीजें ले लेते हैं और फिर इसको थोड़ा समझते हैं। अब यहां पे हम एक एटम बम लिख देते हैं भाई, वो भी तो आदमी बना रहा है ना। एटम बम है, अब उसका तो मतलब ऐसे लिखता हूं, मतलब अब हमारी इमेजिनेशन के बाहर है ना, लाख तक तो सोच भी सकते हैं। इतना रिसोर्सेज इसमें लग रहा है और उसका मूल्य क्या है? हाँ, डिस्ट्रक्शन है, मतलब वो तो खत्म ही हो गया ना, मतलब मूल्य तो नेगेटिव हो गया एकदम। और जबकि सब देश की जीडीपी का भाग 20 से 30% उस तरफ ही जा रहा है। मानव समझदार की बेवकूफ, मूल्य पता ही नहीं है। हम फालतू की चीज़ों के, जो हमने फिर आवश्यकताओं को लिखा था, ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, राष्ट्र के लेवल पे कर रहे हैं ना, तो राष्ट्र तो ही कर रहे हैं। तो अब हम समझ में आएंगे कि मूल्य तो जो होते हैं शाश्वत होते हैं, है ना, और कीमत बदलती रहती है, कीमत बदलती रहती है। कीमत मानव तय करता है और मूल्य प्रकृति में तय होता है, मानव केवल समझता है। तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो आदमी बना रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों का मूल्य है, कपड़ा है, घर है ना, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बनाई डाल रहा है जिसका कोई मूल्य है नहीं, क्योंकि हमको मूल्य समझ में आया नहीं है, क्योंकि मानव का लक्ष्य समझ में नहीं आया, मानव की आवश्यकता समझ में नहीं आई। अगर हम आवश्यकता और चीज़ों को, लक्ष्य को समझ लेते हैं तो हमको फिर हर इकाई का मूल्य एग्जिस्टेंस में भी स्पष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस में भी बहुत सारी चीज़ें, हमने तो अभी कुछ ही लिखी हैं। अब आप इसमें और चीज़ों को देखें, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं,
थोड़ा बात कर लेते हैं। अब एक एक्टर है जिसका काम नाचना गाना है, एडवर्टाइजमेंट देना है, और एक टीचर है। एक्टर की, कलाकार की, एक्टर जो है हीरो, उसका कीमत कितना है? अब तो करोड़ में हो गए। और मूल्य क्या है? नेगेटिव हो गया ना। भाई लोगों को ये बता रहा है कि भाई देखो विमल खाओ इसको खाने में, और लोग किसके पीछे पागल है? टीचर के पीछे कि हीरो के पीछे? समझदार की बेवकूफ है जी? नहीं, मैं आपकी बात मैं तो कोई लोगों की बात कर रहा हूं, आपकी थोड़ी बात कर रहा हूं। आप तो सब समझदार हैं। यहां जो लोग मतलब हमने इन चीजों को सोचा नहीं है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, गुटखा, पान, यहां सबको लिख सकते हैं, बीड़ी, सिगरेट, क्योंकि हमको मूल्य का समझ नहीं है, क्योंकि लक्ष्य की समझ नहीं है। मानव क्या चाहता है, मानव आवश्यकता ये समझ में नहीं आया है, तो हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनका कोई मूल्य भी नहीं है ना। पर जब इस दृष्टि से जब हम समझने जाते हैं, अस्तित्व में व्यवस्था को समझने जाते हैं, और इस क्वेश्चन को आगे रखते हैं कि आखिर है ना मानव का लक्ष्य क्या है, अस्तित्व में फिर हर इकाई का प्रयोजन क्या है, हर इकाई का मूल्य क्या है, तो जब हम, अब मैं 3-4 शब्द एक साथ यूज करूंगा, उसको ध्यान दे लेंगे कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी हम देख पा रहे हैं, हर चीज का कोई प्लेसमेंट है, उसका इंपॉर्टेंस है, मूल्य है, महत्व है ना, और प्रयोजन है, ऑब्जेक्टिव है। ये सब जब हमको स्पष्ट होता है, इस क्रिया का नाम हम कह रहे हैं साक्षात्कार। क्या कह रहे हैं? तो हमको साक्षात्कार होता है किस चीज का साक्षात्कार होता है? कि सबकी उपयोगिता, सबका मूल्य, सबका प्रयोजन। अब एक बड़ी बात यह है कि किसी भी इकाई का अकेले में कोई मूल्य नहीं है, या ये कहेंगे मनोज भाई कि हर इकाई का जो मूल्य है वो साथ साथ में ही है। जैसे अब ये पेन है, इसका क्या मूल्य है? लिखने के काम का है, इतना ही है, ज्यादा भी नहीं है ना। अच्छा चलो, पेन ना हो और मैं ना हूं, नहीं, मतलब पेन हो और मैं ना हूं, तो इसीलिए इसके साथ नहीं हो ना, इसलिए हम कह रहे हैं, इसी को समझने की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना इसका बहुत ज्यादा है, अगर ये ना हो तो, पर पेन हो और मैं ना हूं तो भाई ये ना हो तो भी चल जाएगा। पर इसी को हम समझ रहे हैं कि पेन है, उसका मूल्य है, पर बिना बोर्ड के अगर जहां पे लिखना है, लिखने की जगह ना हो, तो बिना बोर्ड के इसका क्या मूल्य है? चलो बोर्ड भी है, पेन भी है, और लिखने वाला नहीं है, तो क्या मूल्य है? अच्छा लिखने वाला भी है, बोर्ड भी है, कुछ सुनने वाला ही नहीं है, मैं लिख रहा हूं सबके साथ में ही पेन का भी जो मूल्य है, ऐसे आप पाएंगे कि कोई भी इकाई है एग्जिस्टेंस में, अकेले में कोई मूल्य नहीं है, व्यवस्था में ही हर इकाई का मूल्य है। जैसे हमने कहा था शरीर एक व्यवस्था है ना, और छोटी व्यवस्था आंख भी है। आंख का क्या मूल्य है? देखने का काम आता है, पर लेकिन हमारी आंख है बड़ी सुंदर है, लेकिन वहां पड़ी हुई है अकेली, अब क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। हमारा हार्ट अकेले में क्या मूल्य है? शरीर एक व्यवस्था है रोहित भाई, आंख का अभी वो आंख को ही देखने में पड़ी हुई को आ गई वापस तो
कोई भी शरीर के जितने भी अंग हैं उनका मूल्य शरीर व्यवस्था के साथ में, अकेले किसी अंग का कोई मूल्य नहीं। देयर इज नो वैल्यू, नो इंपॉर्टेंस, इंडिपेंडेंटली आई कहीं हो। तो एग्जिस्टेंस में जितनी भी चीजें हैं रोहित भाई, उनमें किसी का भी अकेले में मूल्य नहीं है, सबके साथ में ही मूल्य है। यह भी समझ में आता है जो सबका साथ यानी कि उनका आपस में एक संबंध है। क्या कह रहे हैं? उसका आपस में एक अंतर संबंध है सभी इकाइयों का, और ये अंतर संबंध मिलके ही व्यवस्था है। तो जब ये व्यवस्था समझ में आती है, तीन काम हो रहे हैं। पहला काम तो हो रहा है हर इकाई का मूल्य समझ में आ रहा है, पर अकेले में नहीं आ रहा है, सबके साथ में ही हो रहा है। सब मिलके एक व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था को समझ में आते हैं, उनका आपस में अंतर संबंध समझ में आ रहा है। तो इकाइयों का जो अंतर संबंध है ये समझ में आना, और अंतर संबंध के साथ में संपूर्ण व्यवस्था समझ में आ जाना, इस क्रिया का नाम है बोध। इस क्रिया का क्या नाम है? बोध। इसको क्या बोलेंगे? इसको साक्षात्कार को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट परसेप्शन बोल सकते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन, हमको डायरेक्टली चीजें समझ में आ रही हैं। और बोध का मतलब अभी अंडरस्टैंडिंग ही रखते हैं, समझ के साथ में ही रखते हैं इसको। बोध मतलब एनलाइटनमेंट भी बोल सकते हैं या बोध भी बोल सकते हैं। अभी ये सब वही चल रहे हैं, 5 के ऊपर चल रहे हैं अब हम, है ना? ये जीवन की क्रियाओं की ही बात हो रही है ना? कितनी हो गई? 7। हाँ 7:30, सही बात है। अभी ये तो आधा ही पड़ा हुआ है ना, तो अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमने इधर इधर का मिटा दिया ना। अब हम दूसरे उसमें जा रहे हैं। आप चाहें तो 2 चार्ट बना लें, मैंने एक ही चार्ट को मिटा के आप दूसरा बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। दूसरा बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा शायद, है ना? तो क्या हुआ? एक क्रिया हुई जब हमको अस्तित्व में सब चीजों का प्रयोजन समझ में आता है, सब चीजों का मूल्य समझ में आता है, उपयोगिता समझ में आती है, फिर उनका अंतर संबंध समझ में आता है, और जो अंतर संबंध है वो क्या है? पूरी एक व्यवस्था है। अब इसमें क्या हो जाता है? तो तीनों सवालों का जवाब हमको पता चल जाता है। जो हमने ओरिजिनल सवाल लिखे थे, क्यों जीना, कैसे जीना, और 3 अस्तित्व क्या है या संसार क्या है, मैं कौन हूं, और मुझे मेरी, ये तीनों यहां पे एकदम से 100% स्पष्ट हो जाते हैं। तरुण भाई बिल्कुल क्लियर, ऐसे क्लियर जैसे मैंने आपको देख लिया हो, ऐसे हमको समझ में आ जाते हैं। अब जब ये समझ में आ जाता है कि भाई संसार क्या है ना, मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है, अब क्या मुझे ये डाउट रहेगा कि मुझे करना क्या है और नहीं करना है, मेरा लक्ष्य क्या है? खत्म हो गया। तो वैसा करने का, वैसा जीने का अपने में एक संकल्प बन जाता है। संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन। दोबारा बताओ, दोबारा देखें। जब मुझे हर चीज का साक्षात्कार हुआ, अंतर संबंध समझ में आया, तो मुझे तीनों प्रश्नों की 100% स्पष्टता हो गई। किसकी? ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, इसमें मेरी भूमिका क्या है। अब क्या होगा जब मुझे पता चल गया कि संसार में भूमिका क्या, मतलब मुझे करना क्या है। अगर ये स्पष्ट हो गया तो मेरा जो ये असमंजस था कि मुझे जीना कैसे है, क्यों जीना है, करना क्या है ना, वो सारा खत्म हो जाता है, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। तो मुझ में एक संकल्प पैदा होता है ना। उसको हम संकल्प को और क्या शब्द बोल सकते हैं? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मुझे जैसा मेरी भूमिका है वैसा ही जीना है, क्योंकि सब चीज का रोल तो फिक्स्ड ही है। मैं अपनी मनमानी से भी कुछ मान रहा था, अभी मुझे सबके साथ में जो मेरा संबंध है वो स्पष्ट हो गया, आपस में हर चीज का संबंध स्पष्ट हो गया।
कुमार भाई, तो मुझ में एक संकल्प पैदा होता है कि मुझे उसी के अनुसार जीना है जो मेरी भूमिका है। अब वो खत्म हो गया कि बाहर से प्रभावित होना बंद हो गया। तो यहां पे मैं ये संकल्प मुझ में हो जाता है, ये भी एक क्रिया है। चलिए मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, पर एक बार इनको पूरा कर लेता हूं, फिर एक बार रिवाइज कर देंगे। ये बात ठीक है, यहां तक का आसान ही लगता है क्योंकि यहां में हम जी रहे होते हैं। यहां का थोड़ा सा मुश्किल पड़ता ही है ना विनोद भाई? ये थोड़ा सा, प्रीति दीदी ठीक है ये? तो मैं दोबारा बताता हूं। देखिए, हमारी यात्रा कहां से चली थी कि हमको समाधान होना है, हमें सुख चाहिए। फिर से एक बार उसको याद करते हैं जो हमने पहले दिन बात की थी। सुख कब आता है हमें? जब विश्वास हो। विश्वास कैसे आता है? जब हमारे पास समाधान हो। समाधान किसको कह रहे हैं? सभी प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न कुल कितने हैं? 2। क्यों जीना, कैसे जीना। इसका एक्सटेंशन 3। क्या? अब ये यहां पे समझ में आ गया पूरा। समाधान आपको मिल गया, सभी प्रश्नों का उत्तर बराबर समाधान। क्यों मिल गया? क्योंकि आपने सब कुछ समझ लिया। क्या क्या समझ लिया? अभी तो हम मानव ही समझ रहे हैं। आपको प्रकृति भी समझ में आ गया, परिवार भी समझ में आ गया, समाज भी समझ में आ गया, अस्तित्व भी समझ में आ गया। पर मानव में ही ये हो रहा है। इनको समझने वाला कौन है? ये सबको समझने वाला कौन है? तो वो क्रिया की बात कर रहे हैं कि भाई सुख कब है? प्रत्येक मानव के सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था को ही समझ लिया हमने। व्यवस्था को समझने और समझकर जीने में सुख है। तो समझा क्या है? व्यवस्था। उसी को कह रहे हैं बोध हो गया। मैंने वही नाम लिया है। देखिए, तो सारा जुड़ा हुआ है। जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी वही वो काम हुआ कहां है? हम तो इन क्रियाओं में जी रहे हैं। ये क्रिया जब हमने कर ली, यानी कि हमने ये सब समझ लिया, तो समझना के कई स्टेप्स होते हैं, है ना? वो तो अध्ययन बिंदु में ही होगा। पर होगा क्या? ये क्रिया होगी फाइनली। और ये किस में होगी? मुझ में होगी। और क्रिया क्या होगी कि मुझे हर इकाई का जो भी मैं देखूं, पेड़ है, मच्छर है, गाय है, भैंस है, कुत्ता बिल्ली, सबका कोई प्रयोजन है। मिट्टी है, पत्थर है, पानी है, हवा है, सब कुछ प्रकृति है। फिर परिवार का भी कोई प्रयोजन है। परिवार क्यों है? समाज क्यों है? ये भी प्रकृति का ही भाग है। तो अस्तित्व में जो व्यवस्था है, यहाँ जो कह रहे हैं देयर इज ऑर्डर इन एग्जिस्टेंस, है ना? तो वो जो एग्जिस्टेंस में ऑर्डर है वो हमने 5 भाग में समझ रहे हैं। पर समझने वाला मानव है। तो जो हम पहले दिन बात करें कि समझना क्या मतलब? समझना मतलब बोध की क्रिया हो जाना। यानी ये क्रिया हुई तो हमको समझ में आया। उससे पहले हम केवल चित्रण में कुछ रट के मान के जीते रहते हैं। यहां तक केवल मान्यताएं होती हैं। जो हमने मान्यता वर्सेस समझ की बात की थी, तो अपनी अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए सुविधा यहाँ लिखा ही था हमने। उसको पूरा, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जीते रहते हैं। ये भाग हमारा खुला ही नहीं होता है। ये जीरो है। जीरो मतलब अगर होगा भी हर एक में तो बहुत कम, अगर मैथमेटिकली बोलेंगे 0.1% कह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति में कुछ भी समझ नहीं है। भास आभास कुछ तो रहता ही है। तो दीदी, साक्षात्कार का मतलब ये जो 3 सवाल हम लेके चल रहे थे, इनका जवाब कब मिलेगा? जब हमको सब समझ में आएगा। ऐसे ही कहा था ना हमने। समाधान कब मिलता है? जब हम समझ लेते हैं। और समझना क्या है? व्यवस्था को। समझने वाला मानव है। तो ये मानव यानी जीवन। मानव में भी कौन समझ रहा है? जीवन। तो जीवन में समझने की क्रिया होती है, उसकी बात कर रहे हैं। इससे नीचे समझने की क्रिया नहीं है। ये स्वाद ले रहा है, यहाँ पे केवल आस्वादन हो रहा है। यहाँ पे तुलन हो रहा है, विचार ही चल रहा है कि शिक्षा को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए विचार हो रहा है। यहाँ तुलन ही होता है। समझने का काम ये है। हमारे में ये अरेंजमेंट है, ये फैकल्टी है जो समझ सकती है। पर समझने का काम यहां से शुरू होता है। इससे पहले हम केवल इस भी बात को जो यहां हो रही है वो चित्रण में ही हमारे जाएगा। कुछ चीजें याद रह जाएंगी, सारी याद भी नहीं रहेंगी।
अभी तो स्मरण में तुलन तो बहुत बाद में चलेगा, तो उसकी चिंता नहीं करना है ये कब होगा, पर होता क्या है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसको होने के लिए क्या करना है ये अध्ययन बिंदु का मुद्दा है, पर पहले ये तो पहली बार ये तो पता चल जाए कि भाई हमें होना क्या है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है अस्तित्व में व्यवस्था और व्यवस्था 5 लेवल पे, ये पूरा यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हुआ दीदी। तो बोध में क्या हुआ मैं फिर बता रहा हूं, मानव हाँ इसका डिटेल नहीं होगा उतना ज्यादा उसके 2 कारण हैं, एक तो मेरा भी अभी साक्षात्कार बोध बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और जितना हुआ है उतना ही मैं बताऊंगा। ये तो सबको मतलब ये तो खूब चल रहा है, दिखता है खूब अच्छे से, इसलिए एक एक क्रिया को बहुत डिटेल में बता देता हूँ। एक तो मेरा ही है गड़बड़ है, और दूसरा अगर मैं बताऊंगा भी तो वो आपको भी अभी पहुंचेगा नहीं, मतलब जितना मुझे मान लीजिए अनुमान भी है, इसी के लिए अध्ययन है, इसके लिए तो बहुत सारा हमारी बातें होती हैं, भौतिकवाद में बहुत सारा बताया, अध्ययन बिंदु में आएंगे तो और ज्यादा बताऊंगा, पर वो भी मेरा अनुमान होगा, है ना। पर उसके लिए परिचय शिविर में इससे ज्यादा भी मैं नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा डिटेलिंग नहीं हो गई, क्योंकि फिर आगे का हमने क्यों सिलेबस रखा हुआ है भाई, हमको पता है कि इसमें सारा बताने से चलेगा भी नहीं, और इसके लिए फिर आप अब वैसे ही 7 दिन के बाद अब घर जाना चाहेंगे भाई, 8 दिन हो गए बहुत हो गए, अब घर वालों की याद आ रही है ना। फिर जब मन बन जाएगा 6 महीने के लिए, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, तब परिवार के साथ आएंगे, भैया को लेके आएंगे, तो हो सकता है फिर ये होगा, तब भी इसका अनुमान ही बनेगा कि ये साक्षात्कार क्या होता है, बोध क्या होता है, बोध हो नहीं जाएगा, पर इसको आप थोड़ा और डिटेल में कह पाएंगे, ठीक है दीदी तो मैं दोबारा बताता हूं, संकेत भैया नमस्ते भैया, तो दोबारा बता देता हूं, है ना, एक बार और सुन लें। अभी हम जो जिंदा हैं और जी रहे हैं, अभी जिंदा लेवल पर ही हैं, है ना, हमारे लिए जो जीना है वो इतना ही है कि हम जिंदा बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बने रहें, इससे ज़्यादा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैंने कल बताया था कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मर जाएं, मरा जाता नहीं है तो जिंदा रहें, जिंदा रहना हमने चूज किया हुआ है, क्या चयन किया हुआ है कि भाई हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। जिंदा रहने में भी 2 ऑप्शन है कि जीवन है जहर तो जैसे तैसे काट ले पी लें, या खुशी खुशी जिए, तो ये वाले में अभी हम हैं कि जैसे तैसे, जो हमने कहा था भाई 80% कहाँ पर है, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम उतना ही जिंदगी है अभी, कभी ऐसा दिन भर ऐसे ही चलता रहता है। हम कह रहे हैं निरंतर सुख चाहिए, हमारी अपेक्षा तो निरंतर सुख की है। अभी तक मानव जाति में उसका अनुसंधान कर रहे थे लोग, एक ने कर दिया, नागराज जी ने कर दिया उसको कि भाई देखो ये संभव है। अब वो बता रहे हैं पहले खुद को समझो कि आप क्या हो, आप में होता कैसे है। तो ये क्रिया होती है, ये पता तो चला आज आपको कि भाई साक्षात्कार होता है, ये पता चला कि नहीं चला? अभी तक तो हमको पता ही नहीं था कि भाई क्या होता है साक्षात्कार। हम तो सोच रहे थे इंटरव्यू होता है, जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू को साक्षात्कार मान रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो अस्तित्व में वास्तविकता है, जो इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, अभी हमको केवल ये दिख रही हैं और हमने इनके नाम रख दिए कि इसको सूरज बोलते हैं, इसको धरती बोलते हैं, इसको चांद बोलते हैं, इसको पेड़ बोलते हैं, इसको पानी बोलते हैं, पर इनका मूल्य हमको भी पता नहीं है। इनका व्यवस्था में क्या मूल्य है वो अभी हमने कुछ यूज हम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा पता है, पर यहाँ पूर्णता की बात हो रही है ना। तो साक्षात्कार नाम की क्रिया होती है, पहले तो ये हो गया जैसे चित्रण होती है, चित्रण में चित्र बन जाता है। अब साक्षात्कार, ये सारी क्रियाएं देखिए, दीदी सही कह रही हैं। एक और मुद्दा है ना, एक और दिक्कत है, यहां तक जो क्रियाएं होती हैं उसमें रूप बनता है, इमेजिन मतलब रूप बन रहा है, विजुअलाइजेशन। इसके बाद में विजुअलाइजेशन नहीं होता है, गायब हो जाता है विजुअलाइजेशन। इसीलिए तो ये कह रहे हैं यहाँ विजुअलाइजेशन यानी चित्रण, रूप किसी भी चीज का यहीं तक जाता है, जैसे पेन है ना। अच्छा एक और बात बताएं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं सिंपल। ये आपको क्या दिख रहा है? बॉक्स। इसका एक आकार है, काम तो इसी से पता चल रहा है कि ये बोलने के काम आ रहा है। अगर हमको ये नहीं पता हो तो कैसे समझ में आएगा? बॉक्स पड़ा हुआ है तो हम समझते ही है ना।
अब इसमें भार कितना है ये क्या हमको देखने से पता चल जाएगा? हाथ में लेके ही उसमें भी बहुत पता चलेगा, पर वो समझ में आने वाली बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि आंख से तो हमको या इंद्रियों से तो हमको केवल थोड़ा बहुत रूप समझ में आता है, हमें सारी वास्तविकताएं रियलिटी पूरी समझ में नहीं आती है। किससे? आंख से। आंख से अधिक गणित है। क्या है? आंख से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको आंख से नहीं पता चलती हैं, है ना। भार हमको गणितीय विधि से पता चलता है, और गणित से अधिक वास्तविकता है, मूल्य है, उपयोगिता है, समझ है, वो हमको ज्ञान से समझ में आती है। तो जो वास्तविकता है वो जब समझ में आती है उसको साक्षात्कार कह रहे हैं। हमने कहा था समझ क्या है पहले दिन? वास्तविकता जैसी है उसको वैसा ही जानना। ये लिखा होगा, देखिए आपने पढ़ लीजिए। वो हमने यहां जानना शुरू कर दिया, वास्तविकता जैसी है। यहां तक केवल माने हुए थे कुछ, ठीक है दीदी। तो इसका चित्रण नहीं बनेगा, मैं केवल फिर से वही शब्द बार बार वही दोहराऊंगा। आप एक बार पूछेंगे, दो बार पूछेंगे, उससे ज्यादा अभी उससे अगर आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए कि भाई हाँ साक्षात्कार इसको कह रहे हैं। कुछ कह रही है राजेश्वरी दीदी? हाँ, वो साक्षात्कार है। सबके मतलब जो जैसा है उसको हम वैसे ही देखेंगे साक्षात्कार में। वो साक्षात। और जैसे दो चीज है तो दोनों के आपस में जुड़ाव क्या है? वो बोध होगा। और बोध होगा तो दो का नहीं होगा, वो सबका एक साथ होगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ। बाकी सब साक्षात्कार में ही होता रहे एक दो का, तो सारी पूरी व्यवस्था जब समझ में आ जाती है उसको हम बोध कह रहे हैं। पर होगा ये क्रम से ही, जो आप कह रहे हो कि पहले दो का समझ में आया, तीन का समझ में आया, चार का समझ में आया, मतलब सारा होगा बोध में। ठीक है। जैसे एक दो उदाहरण ले लेता हूं मैं, है ना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे हमको घर को समझना है, घर को कैसे समझेंगे? किसी को घर अगर नहीं पता है ना, तो कैसे समझते हैं? हम बता दें भाई ये ड्राइंग रूम है, तो एक बार वो ड्राइंग रूम समझ ले कि यहाँ पे बैठते हैं लोग, बात करते हैं। फिर हम बताएं भाई ये किचन है, अब उसको कुछ नहीं पता है जिसको हम बताने जा रहे हैं। अभी एक बार ऐसा मान लें कि भाई उसको कुछ नहीं पता है, तो क्या बताओगे आप किचन के बारे में? अभी हम घर बता रहे हैं उसको, देखो किसी को घर समझाने जा रहे हैं जिसको घर का कुछ नहीं पता है। अब उसको तो इतना सारा सामान रखा दिखाई देगा, अब वो पूछेगा ये क्या चीज है जिसमें डंडा सा लगा हुआ है, ये प्लेट है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो एक एक चीज बताएंगे ना कि भाई देखो ये हल्दी है, ये जीरा है, ये हींग है, ये नमक है, ये मिर्च है, ये उपयोग है। ये साक्षात्कार हो रहा है, एक एक चीज। अब क्लियर हो रहा है कुछ? घर कहने को एक शब्द है, पर एक घर के अंदर में कितना सारा है। किचन को ही एक शब्द है, पर किचन को ही अगर किसी को समझना है तो पहले आप उसको बताओगे कि भाई किचन जो है वो भोजन बनाने के काम आता है। बहुत बढ़िया। भोजन क्यों बनाते हैं? भाई हम खाते हैं। अब ठीक हो गया, अब कैसे बनाते हैं अब बताओ उसको। सारा कुछ वो साक्षात्कार है कि जो पहले उसको खाना दिखाओ, फिर भोजन खाने के काम आता है, फिर ये कैसे बनता है। हम माइक लें दीदी को माइक दें। जी जी दीदी। हाँ जी। प्रकृति में जो व्यवस्था है या जो चीजें बनी हुई है, मिट्टी है, पत्थर है, जो भी वास्तविकता चीज जो है जिसको हम समझ रहे हैं, हवा, पानी, मिट्टी, जो भी है, उसके वो जैसा है वैसा उसको जानना। हाँ। उसके अलावा उसकी उपयोगिता क्या है ये हमारे दिमाग में आ जाए। हाँ। तब मतलब हम दिमाग की बजाय हमारे जीवन में आ जाए कि उसका हम कैसे उपयोग करें जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाए। हाँ। तो वो साक्षात्कार। जी जी, ये सब समझ में आ जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ताली बजा रहे दीदी के लिए। किचन से समझ में आ गया है ना।
ऐसे उदाहरण ले लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा इंजीनियर वालों के लिए भी उदाहरण ले लेता हूं, है ना। ये तो घर के लिए उदाहरण हो गया। अब पहले घर का पूरा कर लेते हैं। देखो फिर बोध साक्षात्कार बोध किसको कह रहे हैं ना, तो समझ आ जाएगा। तो साक्षात्कार कह रहे हैं हम किचन को अलग से बता रहे हैं। अब बताया कि चलो किचन तो ठीक है, ये क्या चीज है जो डब्बे से रखे हुए हैं, कुछ पानी टंकी, क्या है ये, आप क्या बोलोगे उसको? पानी रख रहे हैं। अब आप किचन से बाहर निकल गए और बाथरूम में पहुंच गए। अब उसको बाथरूम समझाइए, बस समझाना पड़ेगा, आपने अलग रखा हुआ है उसको, क्या काम आता है। ये जो अगर वेस्टर्न कोमोड है तो उसका क्या यूज है, और इंडियन है तो इसका क्या है, और ये बकेट सब बताना पड़ेगा ना। फिर बताना पड़ेगा भाई आदमी रहता है घर में, अब आदमी भी होता है, केवल दीवारें नहीं है। आदमी को खाना खाना होता है। अच्छा आदमी को हटा दो, क्या घर है? बिना आदमी के क्या घर है बताइए? है मतलब व्यवस्था में तो आदमी को रखना पड़ेगा ना। फिर बोले उसको नहाना भी पड़ता है, बैठना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, तो घर है। इसीलिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। तो घर भी मानव केंद्रित ही है। मानव के बिना आप घर को कैसे बताओगे? बोले क्यों बनाना है खाना? भाई खाना है तो घर किस काम का? तो सब जुड़ा हुआ है। बाथरूम भी है तो बाथरूम को आपने बताया। फिर बेडरूम है, बेड है बढ़िया से, क्यों है भाई? ये आदमी है उसको सोना पड़ता है। तो अलग अलग चीज का जो पता चल रहा है ये साक्षात्कार है। अब देखिए, अब उसको सब समझ में आ गया घर क्या है। वो तो इतना सही समझ में आएगा ना घर क्या है। घर समझ में आ गया मतलब एक साथ में बाथरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, मानव, गेस्ट, सबका संबंध एक साथ, उसको एक साथ ही झलकेगा, एक साथ स्पष्ट हो गया। इसका नाम है बोध। कि उसको अभी तो आप अलग अलग बता रहे हो, देखो किचन ये है, बाथरूम ये है, क्लियर हो गया। सारा जब समझ में आता है, ऐसे मुझे सारा एग्जिस्टेंस, सारा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड एक साथ समझ में आ गया। इसमें जितनी भी चीजें हैं, पहले तो ये पता चल जाए कि क्या क्या है। अभी तो हम सारा थोड़ी पता है, अभी तो हमको जो रोज थोड़ा बहुत दिखते हैं उतना ही पता है। बहुत सारी चीजें तो हमको पता ही नहीं है कि भाई ऐसे एग्जिस्टेंस में है क्या क्या। हमारे लिए अभी बड़ा रहस्य जैसा लगता है कि अरे एग्जिस्टेंस, ब्रह्मांड, पता नहीं क्या, कितने तारे, स्टार, पर ये सब है क्या, पहले ये पता चल जाए। फिर इनका आपस में अंतर संबंध क्या है और इनका प्रयोजन क्या है, ये तीनों चीजें स्पष्ट होना जरूरी है। तो इसके लिए साक्षात्कार, और आपस में मिलके ये एवं ही नहीं है, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है इसका नाम बोध है। तो बोध शब्द जब पूरी बात समझ में आ जाए, तो मैं कह रहा था इंजीनियर लोगों के लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं। अब कार ले लेते हैं, कार। अब आप बताने कार क्या होती है, समझाओ किसी को, आर्ट पढ़े हुए व्यक्ति को एक कार मैकेनिक या इंजीनियर कार बताए, कैसे बताएगा भाई कार क्या होती है? कैसे बताओगे भैया? हर पार्ट समझिए। हमको कार चलानी आती है, पर अगर कार समझाना पड़े किसी को तो कैसे बताएंगे? ये तो उसका प्रयोजन हुआ, पर उसमें पिस्टन का क्या काम है? उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सही बताया, रूपाली दीदी के लिए ताली हो जाए ना। इंजीनियरिंग की हुई दीदी आपने? नहीं, देखो बिना इंजीनियर के भैया क्या बात तो भाई पिस्टन का क्या काम है ना, और इंजन का क्या काम है, उसमें इतना वायरिंग लगा हुआ है, फ्यूल का क्या काम, इतने सारे पार्ट हैं उसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो एक एक पार्ट का काम है, इवन नट बोल्ट का भी काम है। पर अगर आप नट बोल्ट यहाँ बिखरे पड़े हैं तो उनको कैसे समझेंगे आप? उनका कोई उपयोगिता नहीं है। सबकी उपयोगिता साथ में है, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए। कार एक व्यवस्था है, उसमें सब पार्ट्स का मूल्य है, वो पता चलना साक्षात्कार है कि एक एक पार्ट, नट का क्या काम है, क्लच का क्या काम है, ब्रेक का क्या काम है, एक्सीलेटर का, पिस्टन का, इंजन का, सब चीज जितना भी है। तो घर हो गया एक उदाहरण। दूसरा कार, पूरी कार समझ में आ जाए। कार का प्रयोजन तो सिर्फ इतना ही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन उसके पार्ट्स इतने सारे क्या कर रहे हैं?
ये सब समझ में आना, तो कार के एक एक पार्ट्स का यूज क्या है, क्या भूमिका है ना, कार के इस एक जगह से दूसरी जगह जाने में हर पार्ट्स का क्या यूज है, ये पता होना साक्षात्कार हुआ कार के संदर्भ में, है ना, कहेंगे तो। और पूरी कार का व्यवस्था समझ में आ जाना, उसका उपयोग भी समझ में आ जाना, वो बोध होगा। पर हम उदाहरणों से बाहर निकलते हैं, वापस आते हैं। मानव का सारा प्रयास केवल और केवल किसके लिए है? सुख के लिए। सुख कब होता है? स्वयं में विश्वास। विश्वास कब मिलता है? सभी प्रश्नों का उत्तर। सभी प्रश्नों का उत्तर या समाधान कब मिलता है? जब हमको व्यवस्था समझ में आ जाए। तो व्यवस्था समझ में आने वाली क्रिया ये है, वो जो हमने यूनिवर्सल इक्वेशन बताई थी ऑफ हैप्पीनेस, व्यवस्था, सारी व्यवस्था समझ में आ गई, वो नाम है बोध। तो अब हम सुखी होंगे। अब क्या दिक्कत है? हमारे पास मजबूरी है, अब सुखी हो बिना रहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने वो पूरा कर लिया यहाँ पे काम, जिस काम के लिए कर रहे थे। तो ये बोध हुआ, मतलब वो व्यवस्था समझ में आ गई। अब हमको यहाँ समाधान मिल गया सारा। तो क्या क्या समाधान मिल गया? तो 3 प्रश्न ही थे हमारे पास। समझ में व्यवस्था आई, उसके साथ साथ में समाधान भी आ गया। तो हमको ये तीनों सवालों का जवाब मिल गया कि संसार क्या है, मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है। तो ये जो जीवन है, ये क्रियाएं, ये भी यही समझ में आती हैं। इसको बोलते हैं स्वबोध, यानी अपना भी बोध यही होता है। अच्छा, मैं जीवन हूं, अमर हूं, है ना। अभी हमको थोड़ा सा एहसास होगा तर्क के द्वारा, पर सीधा समझ में डायरेक्ट, जिसको साक्षात्कार बोलते हैं, यहां से शुरू होगा, यहां पूरा हो जाएगा नरेंद्र भाई। तब मुझे पता चलेगा मैं जीवन हूं। तो यहां तुरंत, यहां आते ही आप भय मुक्त, चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त। अब प्राण भय रहेगा अगर आपको पता चल गया कि आप तो अमर हैं। बताइए। अभी जब तक निमांगन भाई ये कह रहे मैं शरीर मर जाऊंगा, तो फिर डर लगा ही रहेगा, पता नहीं कब मर जाऊं। अभी भैया बता रहे थे, मनोज भाई, भैया बताइए, आप ही बता दीजिए। बच्चे लोग खेल रहे थे, कौन से बच्चे थे यहीं पे जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें से बच्चे थे? एक बार बताइए भैया। वो मनोज भाई पीछे, माइक जरा दे दीजिए उनको। जी नमस्ते सभी को। आज सुबह की घटना थी, जो हमारी जीवन वाली क्लास चल रही है। तो छोटे बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे खेल रहे थे, वहाँ पे एक सीढ़ी के ऊपर चलना चलना खेल रहे थे। तो दूसरा बच्चा नीचे से बोला, अरे भाई गिर जाएगा, ध्यान से चोट लग जाएगी शरीर में। तो दूसरा बच्चा बोल रहा, जीवन तो अमर है, क्या दिक्कत है? अभी से बच्चों को जीवन तो अमर है, तो डर खत्म। जिस दिन पता चल गया, अभी तो सुना ही है, अभी तो साक्षात्कार नहीं हुआ है, सुनने से कम हो जाता है। तो यहां पे विश्वास की पूर्णता हो जाती है। यहां पे क्या हो जाता है? विश्वास की पूर्णता, क्योंकि समझ पूरी हो जाती है, समाधान आ जाता है। तो हम भय मुक्त, चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त, आवेश मुक्त सब हो जाते हैं। और जो ये मूल्य मूलक का आस्वादन है, ये सारे ये शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। ये फर्क आता है। तो संकल्प जो हम कह रहे थे, कि संकल्प का मतलब है कि अब अपने जीने का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती भी आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए, या काम करना चाहिए। अब मुझे पता है इस पूरे एग्जिस्टेंस में मेरी भूमिका क्या है, उसको मैं करता हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी होता हूँ, तो मैं कहाँ पे होता हूँ? परिवार में होता हूँ, तो परिवार में मेरी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। समाज में होता हूँ, तो समाज में स्पष्ट हो जाती है। तो मुझे अपने आप से स्पष्ट हो गई। अब मैं अपने आप व्यवस्था में आ गया, शासन में नहीं रहा। अभी मैं शासन में जीता हूँ, लोग बोलते हैं तो मैं करता हूँ। भाई कोई उठाता है, उठ जाता हूँ। कोई कहता है ऑफिस आओ, नहीं आओगे तो ये नहीं मिलेगा। भय या प्रलोभन रहता है, अब मैं भय प्रलोभन से नहीं चलता हूँ। तो यहीं पे मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ। असली में क्या हो जाता हूँ? यहाँ पे स्वतंत्र हो जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी के इंतजार नहीं है कि कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। ये यहाँ पे स्पष्ट हो गया। अब अगर ये स्पष्ट हो गया, तो एक काम और रह जाता है, उसको भी कर लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर उसकी बात करेंगे। तो एक चीज और रह जाती है, जब व्यवस्था का समझ में आ गया और संकल्प हो गया, ऐसे जीने लग गया, तो
एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आ गए है ना, यहाँ पे सब सॉल्व हो गया, पर एक बचा रह जाता है कि आखिर ये जो इतनी व्यवस्था है ये सब चल कैसे रही है ना नरेंद्र भाई। ये हमने बताया कि शरीर एक व्यवस्था है, पेड़ एक व्यवस्था है, सोलर सिस्टम है वो भी एक व्यवस्था है, पूरी गैलेक्सी एक व्यवस्था है, पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्था है, और सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या इनको कोई चलाने वाला है क्या? ये चल कैसे रहे? ये व्यवस्था का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस? ये सब हो कैसे रहा है? ये एक मुद्दा इसके बावजूद भी रह जाता है। जीने का स्वरूप तो स्पष्ट हो गया, पर एक थोड़ा सा एक बात रह जाती है। पर जब हम ऐसे जीते जाते हैं है ना, कि संकल्प के अनुसार बोध हो गया, जीने का स्वरूप स्पष्ट हो गया, अब हम जी रहे हैं, जीते जीते क्या हो जाता है कि वो सवाल भी स्पष्ट हो जाता है। फाइनल क्या हो जाता है, और जो समझ का भाग है, जो कह रहे हैं ना व्यवस्था की समझ, इसमें जो रह गया था वो पूरा हो जाता है। उस क्रिया का नाम है अनुभव। क्या नाम है उसका? ज्योति दीदी, उस क्रिया का क्या नाम है? अनुभव। अनुभव का मतलब समझना पूरा हो गया है अभी। हमारी शुभकामनाएं किस दिन आपको हो। हाँ जी, हाँ माइक, बेटा माइक दे दो जी। हाँ वैसे माइक की जरूरत। ये अभी साक्षात्कार के बारे में भी आप बता रहे थे, मतलब बाद में, और अभी तो मेरे को लग रहा है कि ये सब जानकारी होने के बाद हम अपने जीवन के बारे में तो जान लिए, जीवन क्या है, शरीर क्या है, उसके बाद अपने परिवार में सौहार्दपूर्ण रहें, अपना व्यवहार को ठीक करें, ये शायद साक्षात्कार से हमको अनुभव होएगा। जीवन व्यवस्था है, जो वास्तविकता है, ब्रह्मांड है, वो तो जानकारी मिल गई, लेकिन वो सब व्यवस्था को अपने घर में, अपने परिवार में लाएं। शायद हाँ बिल्कुल, शायद नहीं, ऐसा ही होगा, लग रहा है। क्योंकि फाइनली तो घर में ही आना होगा, इसीलिए तो परिवार व्यवस्था है। जी। नहीं तो ये समझने का फायदा क्या है? हाँ, वही ये सारा समझना तो देखो इतना ही हो रहा है कि पति पत्नी में झगड़ा मत हो। वही। फाइनली ये सारा अस्तित्व को क्यों समझने जा रहे हैं? बच्चे खुश रहे, माँ बाप खुश रहे। संकल्प क्या है सर? संकल्प के बारे में बताइए तो। संकल्प क्या है? निमांकन भाई होगा क्लियर संकल्प? अच्छा फिर बताता हूँ। हाँ जी, हाँ बेटा, थोड़ा सा ना चिंतन, ये क्रिया जैसे साक्षात्कार और अनुभव हो जाता है, फिर इसको चिंतन बोलने लग जाते हैं, ऐसा भी कह रहे हैं। तो इस शब्द को लेने में थोड़ा सा गड़बड़ है, या चिंतन भी लिख सकते हैं। बिटिया ने एक काम बताया है, तो यहाँ पे चिंतन भी कह सकते हैं। चिंतन क्या बोल रहे हैं? कंटेम्पलेशन। तो या तो साक्षात्कार, चिंतन एक ही बात है। अब आप थोड़ा सा फर्क है, उसको बाद में जब समझेंगे समझ लेंगे। अब क्योंकि आपने बोला तो मैंने रख दिया इसको, एक ही बात है ना दीदी? तो देखिए, हम जीते तो परिवार में ही है ना। फाइनली जीना हमारा कहाँ होता है? वहीं पे तो घटपट है ज़्यादा। तो दो जगह जीना हो रहा है। कहाँ पे? पढ़ेंगे ना, बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल पढ़ेंगे। पर हमारा ज़्यादातर समय जीना अपने साथ। पहले तो हम अपने साथ रहते हैं ना। मैं अकेले में रहता हूँ, किसी से कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो भी दुखी रह सकता हूँ कि नहीं? रहता ही हूँ। अपने में ही बहुत सारे आवेश हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। अगर किसी को विचार के साथ ही मुझे परेशानी हो रही है तो मैं दुखी हूँ। तो पहला काम तो ये होता है, समझने से मैं अपने में ठीक हो जाता हूँ, अपने में खुश हो जाता हूँ। और अनुभव के बाद, इस क्रिया के बाद, वो खुशी की निरंतरता जो हम ढूंढ रहे हैं, निरंतर सुख, वो निश्चित हो जाती है कि मानव का सारा प्रयास केवल और केवल निरंतर सुख के लिए। ये जो प्रयास है कहाँ पूरा होता है? जब ये क्रिया हो जाती है। हमारी यहाँ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना? पर ये सब एक साथ ही होता है, तो चिंता की बात नहीं है ना? ये होने वाली क्रिया है, जीने में आए, तर्क संगत है, क्यों हमको व्यवस्था को समझना है
ठीक है ना दीदी? तो जो आप कह रहे हो कि बात बिल्कुल सही है, ये जीवन में हर व्यक्ति में समाधान, इसीलिए कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, तो ही परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाएंगे। तो परिवार तो मानव का लक्ष्य है ही। तो जो आपने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं, तो आप ठीक बात तो कह रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि मानव का लक्ष्य क्या है, कि प्रत्येक मानव में समाधान और प्रत्येक परिवार में समाधान और समृद्धि। तो परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाए और परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाए तो समाज में अभेदता आ ही जाएगी। पर वो तब तक नहीं आएगी, समाज में अभेदता तब तक नहीं आएगी जब तक हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक नहीं जी रहा है। और समाधान समृद्धि पूर्वक परिवार तब नहीं जिएगा जब तक परिवार के जो लोग हैं वो समाधानित नहीं हो जाएंगे। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि ये बात ही इसलिए हो रही है, इसकी साक्षात्कार के अनुभव की जरूरत ये है, इसीलिए, और वो ताकि हम परिवार में सुखपूर्वक जी पाएं, क्योंकि जीना परिवार में ही है। देखिए समाज में तो हम दिखा भी सकते हैं, जो पिछले दिन बात कर रहे थे वो दिखाते ही हैं हम। रोहित भाई बोल रहे थे घर में झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है, सडनली कोई गेस्ट आ जाए, बेल बज जाए, सडनली देखना क्या फर्क आता है। अभी एक दूसरे को तनातनी चल रही है ना, पिंटू भाई के घर में है ना रूपाली बहन, पिंटू, पिंटी, पिंटी 1, पिंटी 2 सब मिलके झगड़ रहे हैं। बेल बजी और सामने से चिंटू भाई, आइए भाई साहब आइए, कैसे अभी तक देख लूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कितनी तेजी से बदलते एकदम। तो समाज के लिए तो नाटक है ही। समाज में आप शादी जाते हैं, बहुत सज धज के जा रहे हैं, अभी झगड़ के ही जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, खूब झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं शादी में जैसे ही पहुंचे और जैसे ही शादी से वापस आए, फोटो वोटो खींच गए, वापस गाड़ी में बैठे, फिर कहानी तो ऐसी ही है कि नहीं? जैसे हम वैसे दिखाते थोड़ी हैं, बताइए आप। अगर वैसे दिखाने लग जाए तो फिर तो क्या है, मतलब क्या पर्दा, पर्दा है, पर्दा है। तो अभी हम पर्दों में जी रहे हैं। अपना जो दिक्कत क्या है कि कष्ट है तो कहीं भी किसको कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, है ना। तो इसलिए कम से कम ऐसा है कि भाई चलो। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम जितनी पीड़ा में हैं वो उतना दिखाते नहीं हैं, इसलिए बड़ा धोखा है समाज में। बच्चों को लग जाता है कि ये ठीक ही होंगे, वो तो बड़े होकर बाद में पता चलता है ये कुछ ठीक नहीं है, और तब वो नकारना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे खुश हो जाएं दीदी, भय मुक्त, चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त हो जाएं, है ना, विश्वास के साथ रह पाए, हम में भाव आ जाए, वो पहला मुद्दा है। और दूसरा लेवल है परिवार में समृद्धि का, हमारे संबंधों में मधुरता है, जो हम कह रहे हैं मूल्य मूलक आस्वादन। ये आस्वादन तभी होगा जब संबंधों में मधुरता आएगी। तो ये दो पर्पज, और फिर है ना लक्ष्य मूलक आ जाएगा तो समाधान, समृद्धि, व्यवस्था। तो परिवार, पहला व्यवस्था परिवार है जिसको हम बात करेंगे। तो आपको ही करना पड़ेगा। अपने मरे क्या बोलते हैं अब अगर इसको ठीक से बोले तो अपने जिए बिना, अध्ययन किए बिना अपने में ये नहीं होगा। देखिए जो इसकी यात्रा है, इसको हम जब आगे आएंगे आप अध्ययन बिंदु में, पर मैं थोड़ा सा बताता हूं। ऐसा कहते हैं शब्द से अर्थ से वस्तु। तो साक्षात्कार, वस्तु मतलब वास्तविकता, आपको पता ही है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो जो एक दूसरे को कोई करा सकता है वो अर्थबोध हो सकता है, शब्द के द्वारा, शब्द से अर्थ की यात्रा। हाँ जी, पहले माइक ले लें। जैसे आपने साक्षात्कार के बारे में, बोध के बारे में बताया, तो मैं पूरे तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको, पर मेरी जो लाइफ में जो चीज़ हुई है जी, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता। हाँ बताइए, बताइए, सबको एक्सप्लेन करें जी। तो
तो सर 3-4 साल पहले कोरोना के बाद मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, तो हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनिक मशरूम उगाने की प्लानिंग कर रहे थे जी। तो हम लोगों ने जगह ली थी 3000 स्क्वायर फीट, तो काफ़ी 10-12 लोगों ने ली थी 3000 स्क्वायर फीट। तो 10-12 लोगों ने ली थी, मतलब 3-3 हजार करके 3-3 हजार करके 10-10-12 लोगों ने, तो कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मतलब फार्मिंग करना है। फार्मिंग। तो मैंने सोचा था कि चलो ऑर्गेनिक करते हैं, जब करना ही है तो ऑर्गेनिक करते हैं। तो बाकी सब जितने भी लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला ऑर्गेनिक ही क्यों करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन हो जाता है कम। और मेरा ये तर्क था, मतलब मैंने उस समय ये बोला था कि जब हम इतने पढ़े लिखे हैं और अगर हम ऑर्गेनिक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर सबका ये कहना था कि पैसे तो उसमें रेवेन्यू जनरेट होगी नहीं आपकी, तो तुम्हें करना क्यों है फिर वो। तो मैं उस समय आंसर दे नहीं पाया था कि मैं उसका आंसर क्या दूँ। भाई वो बात पैसे में ख़त्म हो गई थी वहाँ पे, और उसका मेरे पास कुछ था नहीं, क्योंकि लॉस तो उसमें होना था। लेकिन हो सकता लॉस हो या ना हो, पर आपने जो चीज़ आज बताई है, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो आप में वो जो प्रिय हित लाभ से आगे जो न्याय वाला मुद्दा है, उसका थोड़ा झलक का है। हाँ, उस साक्षात्कार थोड़ा सा ये पता लगा कि अगर मुझे उसमें पता होता तो मैं ये बोल सकता कि पैसों से ज्यादा थोड़ा सा। हाँ, तो आपको पता नहीं है, इसका मतलब साक्षात्कार तो नहीं हुआ है। हाँ, नहीं क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बात सुन के, तो वो विचार में जो तुलन है, वहां पे कभी कभी हम लाभ हानि से उठ के कुछ आगे का सोचते हैं। जी। तो वृत्ति, अभी मैंने नाम नहीं लिया है, तो विचार में यहाँ पे तुलन में थोड़ा वो लाभ के आगे पहुंच गया। तो वो मुझे पता नहीं था कि भाई पैसों के ऊपर क्या है। हाँ, मुझे थोड़ा सा पर साक्षात्कार में तो पता भी रहता है। हाँ, है ना। तो वो मतलब आभास उसको हम कहते हैं। अभी आपको नई शब्द इसलिए मैं कराऊंगा, अध्ययन बिंदु में मिलेंगे। जी। इसको हम भास से ऊपर थोड़ा सा आभास बोलते हैं कि आपको सत्य का या व्यवस्था का आभास हुआ है, साक्षात्कार नहीं। और भास आभास यहीं पे रहता है जी, ठीक है। तो हुआ है, लेकिन हाँ, वो थोड़ा तो मतलब थोड़ा सा तो बात हुई आपसे, थोड़ा तो मतलब नहीं, बिल्कुल ऐसा हमको कभी ना कभी होता है, तभी हम सुख की तलाश में रहते हैं ना। कहीं ना कहीं हमको सुख संबंधों में भासता है, नहीं तो इतना सारा शादीशुदा लोगों की हालत देखते हुए भी लोग शादी क्यों कर रहे हैं। तो कुछ तो भासता है कि यार कभी तो खुश हो, है ना। ठीक है मोहनीश भाई, बिल्कुल। तो एक क्रिया और रह गई अनुभव के साथ साथ में। मैं आपकी बात पे आने से पहले 1 ही मिनट प्रमाणिकता और लिख देता हूं, फिर ये बात करता हूं और फिर आपके बात पे आता हूं, क्योंकि कम से कम ये नई ना रह जाए। एक बार और लिख दो। तो हम सारा समझ गए हैं, पूरा समझना पूरा हो गया, ये क्रिया अनुभव है, ध्यान दें। हाँ जी, समझना पूरा हो गया, ये मुझे पता चलता है। देखो ये बड़ी बात है। जैसे आप कह रहे कि मुझे पता कैसे चलेगा, ये भी पता चलता है कि मैं पूरा समझ गया हूं, और उसका प्रमाण एक तृप्ति के रूप में मिलता है। प्रमाणिकता मतलब समझने की तृप्ति, वो एक फीलिंग है, वो भी एक क्रिया है। तो समझना पूरा हो गया और उसके फलन में जो तृप्ति होती है वो प्रमाणिकता है। उसका प्रमाण मिलता है कि मैं पूरा समझ गया। तो प्रमाण कैसे मिलेगा? अंदर में अभी तो जैसे आपको नहीं पता चला, पर यहाँ पे सारा पता चलेगा कि भाई मैं पूरा समझ गया। तो आपके जो मुद्दा, पहले ये क्रिया हो गई, इनको आप आज चर्चा भी करिए, जितना मैंने बताया, नहीं बताया तो कल थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, है ना। पर दूसरा क्यों नहीं करा सकता, तो शब्द से अर्थ है ना, जैसे कि मानव क्या है, जीवन क्या है। तो अभी भी कोई भी चीज है, अगर भूख लगी आपको, तो सामने वाला केवल इतना बता सकता है कि देखो भाई भोजन कैसे बनाया जाता है ना, उसका टेक्निक ही बता सकता है, भोजन बना के भी दे सकता है, पर इस प्रक्रिया में वो बनाने वाला भी नहीं है, केवल बताने वाला ही है। तो इतना काम दूसरा व्यक्ति कर सकता है। ये जो वस्तु है, वास्तविकता को देखना, ये स्वयं में ही होता है और खुद को ही करना होता है, तो दूसरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की क्रियाएं में दूसरे का रोल नहीं है, यहाँ तक का रोल है। ये अध्ययन बिंदु में जब आप आएंगे तो और क्लियर होगा, है ना। उसके स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स तक दूसरे लोगों का रोल है, जैसे मेरा रोल अभी है, तो वो केवल इतना ही है कि बताने तक का। और उसके अध्ययन बिंदु में आएंगे, किताबें पढ़ी हैं जैसे सबने वो कर दिया, पर साक्षात्कार
तो सबको अपना ही करना पड़ेगा ना भाई, मैं नहीं करवा दूंगा। वो ना नागराज जी ने करवाया किसी को, बोले पढ़ो करो जियो, मतलब चलिए कल बताएंगे इसको, क्योंकि टाइम भी हो गया और आज आपको पहले ये, अब ये नागराज जी पे बात चलेगी ना, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा। तो कैसे जांचने का तरीका क्या है ना, उसको कल कहेंगे, है ना। ये अभी थोड़ा सा बचा भी हुआ है इसका थोड़ा सा भाग, पर आज गोष्ठी में इनको जिन्होंने भी नहीं, कल ही बताऊंगा। अब मैंने 2 बार बता दिया है, अब एक बार जो आपने लिख लिया है ना, उसको एक बार सोचें, क्योंकि तब ज़्यादा सुनने में आएगा। अभी तो एक के बाद एक मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, तो बार बार वो थोड़ा सा जम्बल अप होगा, क्योंकि ये पहली बार बहुत ही नया है। देखो यहाँ तक का तो फिर भी होता है, ये तो बिल्कुल ही नया है ना। तो आज पहले थोड़ा गोष्ठी में करिए, फिर गोष्ठी में कुछ चर्चाएं होंगी, लोग बताएंगे एक दूसरे को, फिर कल मैं थोड़ा समय लगा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए कल सुबह, हाँ जी, वो बाद में भी आएगा, पर पहले स्वयं में जीवन क्रिया में, बाद में प्रमाण भी होगा। जो भैया पूछ रहे हैं वो प्रमाण वाला है। ठीक है जी, करें पूरा। सभी को नमस्कार, कल सुबह 9 बजे। जी 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 जी, बढ़िया।